हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इतिहास के एक ऐसे राजा के बारे में बात करेंगे जो अपने टाइम के काफ़ी पढ़े लिखे राजा थे और काफ़ी इंटेलिजेंट राजा थे, लेकिन ही वॉज ऑल्सो अ कंट्रोवर्शियल रूलर ऑफ मिडाइवल इंडिया। ऐसा क्यों? उनकी जो थ्योरी थी वो तो काफ़ी शानदार होती थी, लेकिन जो प्रैक्टिकल यूज़ था उनका वो जीरो था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। इनका जो शासनकाल था वो 1325 से 1351 सेंचुरी तक था। 1325 से 1351 सेंचुरी तक था और ये अपने वक्त के काफी पढ़े लिखे राजा थे। इनको फिलोसॉफी, लिटरेचर, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन का अच्छा खासा नॉलेज था। ये एक सेक्युलर किंग भी थे, ठीक है। और इनको होली खेलना काफी पसंद था। इनको होली खेलना काफी पसंद था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इनके ऐसे क्या डिसीजंस थे, ऐसे क्या फरमान थे जो आगे चल के डिजास्टर साबित हुए, और क्या रीजंस थे उनको लेने का? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद तुगलक के तुगलकी फरमान। चलिए शुरू करते हैं। पहला इनका था कैपिटल शिफ्ट। ये डिसीजंस क्यों लिया इन्होंने, या फिर क्या रीजन थे? इन्होंने कहा कि हम दिल्ली को दौलताबाद शिफ्ट करेंगे, ठीक है, अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करेंगे। रीजन क्या था? पहला रीजन इनका ये था सेंट्रल लोकेशन। इनको एक ऐसी लोकेशन चाहिए थी जो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ दोनों को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। सेंटर में एक ऐसी लोकेशन चाहिए थी, ठीक है। दूसरा इनका रीजन था डिफेंस फ्रॉम मंगोल्स। डिफेंस फ्रॉम मंगोल्स होता ये था कि जो मंगोल्स थे, अपना ये जो नॉर्थ वेस्ट था, नॉर्थ वेस्ट साइड था, वहां से इनके आक्रमण का खतरा रहता था। ये नॉर्थ वेस्ट साइड से इनके आक्रमण का खतरा रहता था। तीसरा इनका शिफ्ट करने का रीजन ये था कंट्रोलिंग साउथ। जो वहां के साउथ साइड में हिंदू जो किंग थे, ठीक है, और लोकल रेबिलियंस थे, उनको या तो खत्म करना या कंट्रोल करना, उन पे कंट्रोल करना या उनको खत्म करना। तीसरा रीजन ये था। चौथा था आप जैसे जानते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करने की काफी आदत थी, बड़े बड़े, ठीक है। अब क्या हुआ, सुल्तान ने आदेश दिया कि सब पैकिंग करिए, हम अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करेंगे। ये एक फोर्स्ड माइग्रेशन था। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वहीं रुकेंगे, ठीक है। चाहे आप बड़े से बड़े मिनिस्टर हो, चाहे एक गरीब आदमी हो, सबको ही चलना था, ठीक है। और ये मास माइग्रेशन था। क्या था? मास माइग्रेशन। मतलब सोचिए कि आपको एक सिटी है, उस सिटी को पूरा उठा के कहीं और ले जाके बसाना है, और आप वहां पे वापस कभी नहीं आओगे। आपको अपने घर का सामान वगैरह, जानवर, आपकी बैलगाड़ी, आपके पास जो भी है बर्तन वगैरह, आपको सब साथ ले जाना है। एक मास माइग्रेशन, ठीक है। अब एंटायर पॉपुलेशन जो है वो शिफ्ट हो रही थी, पूरी पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही थी, सबको आदेश दे दिया गया था। अब जो दूरी थी वो थी 1200 किलोमीटर। दिल्ली से दौलताबाद की दूरी थी 1200 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, जब लोग पैदल चलने लगे, बैलगाड़ी, जानवर सब लेके अपने वहां से रवाना हो गए, लेकिन अब रास्ते में पानी की कमी होने लगी, शेल्टर्स नहीं थे, गर्मी बहुत थी, और जो बैलगाड़ी और जानवर आप लेके आ रहे हो तो रास्ता भी तो होना चाहिए जाने के लिए। अब रास्ता ही सही नहीं था, रूट ही सही नहीं था, तो अब क्या करें? तब सुल्तान ने ऑर्डर दिया कि क्या कीजिए कि रोड्स बनाइए, कुएं बनाइए, शेल्टर्स बनाइए लोगों के लिए। अब आप देखिए कि आज इतनी टेक्नोलॉजी, इतने साधन होने के बाद भी रोडें टाइम पे नहीं बनती, और जो बनती है वो टिकती नहीं है। आज भी पीने लायक पानी की शॉर्टेज है। तो क्या आपको लगता है कि 1400 सेंचुरी में ये इतना जल्दी करना पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल था, ये पॉसिबल ही नहीं था। तो हुआ क्या? फूड की शॉर्टेज हो गई,
पीने लायक पानी नहीं, गर्मी इतनी, जिससे क्या हुआ, लोग मरने लगे, जानवर मरने लगे, डिजीज फैलने लगी। और जब वो दिल्ली से दौलताबाद पहुंचे, दौलताबाद पहुंचते पहुंचते लगभग उनकी 50%, आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो मर चुकी थी। ठीक है, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन क्या थी, मर चुकी थी। अब रिजल्ट ये रहा कि जब वो वहां पहुंचे तब उनको ये रियलाइज हुआ कि ऊंचाई पे होने से यहाँ मंगोल से तो बचा जा सकता है, लेकिन ना तो वहां कोई कल्चर था, ठीक है, ना वहां कोई मार्केट था, ना कल्चर है, ना मार्केट है, और ना ही वहां कोई स्किल्ड लेबर है, मतलब कोई स्किल्ड जॉब ही नहीं थी आपके पास में। ठीक है, तो आप कमाओगे क्या, खाओगे क्या, आप कमाओगे क्या, खाओगे क्या, ये वहां जाने के बाद लोगों को रियलाइज होने लगा। और सुल्तान को रियलाइज हुआ कि रेवेन्यू लॉस हो रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, टैक्स नहीं आ रहा है, टैक्स कहाँ से आएगा, जो खेतीबाड़ी होती थी वो तो वहीं छूट गई। आप खेत तो उठा के लाने से रहे, अब खेत तो कहेंगे नहीं सुल्तान ने डिसीजन लिया है हम अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं तो सब वहां पे चलो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो अच्छा खासा टैक्स आता था खेतीबाड़ी से वो वहीं छूट गया। ठीक है, एक तो टैक्स नहीं आ रहा है, दूसरा जो ट्रेड था वो पूरी तरह कोलैप्स हो गया, व्यापार पूरी तरह बिखर गया, व्यापार पूरी तरह बिखर गया। फिर था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। अब आप टेबल चेयर लेके तो आ गए हो वहां से, ठीक है, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, बाइक खाते हैं, वो तो 1200 किलोमीटर दूर है, वो तो चल के नहीं आए, तो आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रन कैसे करोगे। फिर था पब्लिक एंगर, लोगों में विद्रोह होने लगा राजा के खिलाफ। और जो वहाँ लोकल्स थे, वहाँ के लोकल्स ये सोच रहे थे कि हम पे क्या करने आ रहे हैं, कब्जा करने आ रहे हैं। फिर मंगोल्स आर बैक, ये मंगोल्स थे ये फिर वापस आने लगे वहां पे बॉर्डर पे, ये तो रुक ही नहीं रहे थे, आपके शिफ्ट होने से क्या, वो तो रुके नहीं। तो ये चीजें जो थी, इन सब ने सुल्तान को रियलाइज करवाया कि काफी गलती हो गई है, काफी बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि काम करते हैं, वापस क्या करते हैं, दिल्ली चलते हैं। अब आप सोचिए, ना तो कोई आने की उन्होंने प्लानिंग की थी, ना वो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर से एक फोर्स्ड माइग्रेशन, मतलब जो रिटर्न पॉलिसी थी वो भी पूरी तरह क्या हो गई, डिजास्टर साबित हुई इनकी। एक तो ये, फिर उन्होंने क्या किया, सेकंड इन्होंने कॉपर करेंसी लॉन्च की। अब ये कॉपर करेंसी लॉन्च क्यों की, इसके भी काफी रीजंस थे। ठीक है, हुआ कुछ ऐसा कि राजकोष, ट्रेजरी में, राजकोष में क्या होने लगा, सिल्वर की कमी होने लगी, सिल्वर कॉइन्स की कमी होने लगी। ठीक है, तो सुल्तान के दिमाग में एक इनोवेटिव आइडिया आया, क्यों ना हम सिल्वर कॉइन की जगह कॉपर या फिर ब्रॉन्ज के जो कॉइन्स है उनको इंट्रोड्यूस कर दे। अगर लोग सिल्वर को ना पैसा मान रहे हैं तो कॉपर को भी तो मान सकते हैं। ठीक है, उनका ये इनोवेटिव आइडिया था। तो उन्होंने क्या किया, कॉपर करेंसी इंट्रोड्यूस की, सेविंग सिल्वर फॉर ट्रेजरी, राजकोष में सिल्वर को बचाने के लिए कि सिल्वर बचा रहे। ठीक है, और जो कॉपर कॉइन्स की जो वैल्यू थी वो सिल्वर के इक्वल रख दी। जो कॉपर कॉइन्स थे उनकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, सिल्वर कॉइन के, सिल्वर के इक्वल हो गई। ठीक है, फिर क्या था, अब इनकी एक तो ये चीज थी, दूसरा ये था कि इनकी थिंकिंग की मोर कॉइन्स इन दी मार्केट, मतलब ज्यादा पैसा मार्केट में आएगा, मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा। अगर मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा तो ट्रेड अच्छा होगा। ठीक है, लोगों के पास छुट्टे पैसे होंगे, इनकी ये एक रीजन था। तीसरा ये था कि पेपर मनी इन चाइना, उस वक्त क्या हुआ था कि चाइना ने पेपर मनी इंट्रोड्यूस की थी। चाइना फर्स्ट था जिसने पेपर मनी इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, उसने क्या की थी, पेपर मनी इंट्रोड्यूस की थी। तो उसको देख के भी तुगलक के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम भी ऐसी कुछ अपने ना मनी है ना इंट्रोड्यूस करें जिससे सिल्वर को रिप्लेस किया जा सके। ठीक है, और तीसरा था मॉडर्न इकोनॉमी,
जैसे आज हम ये यूपीआई फोन पे वगैरह चलाते हैं, ठीक है, ये मॉडर्न ही है, ठीक है। उस वक्त उसके भी दिमाग में आइडिया आया कि भाई इससे क्या होगी, मॉडर्न इकोनॉमी होगी। आइडिया तो इसके कम से लगभग आईआईएम इकोनॉमिक्स लेवल के थे, लेकिन एक छोटी सी भूल हो गई सुल्तान से। आज का अगर हम आरबीआई नोट देखते हैं, ठीक है, तो इसमें काफ़ी क्या होती है, सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, वाटरमार्क होता है, ये एक रंगीन है ना, एक पत्ती होती है जिसको आप लेफ्ट राइट करके अगर देखते हैं तो इसमें कलर चेंज होता है, और काफ़ी फीचर्स होते हैं इसमें सिक्योरिटी के। लेकिन उस जमाने में क्या ये पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसा सिक्का उन्होंने जनरेट किया था, उस समय ये पॉसिबल नहीं था। अब क्या हुआ कि लोग नकली सिक्के, फेक सिक्के आराम से बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आप ये छपाई आराम से कर सकते थे। लेकिन लोगों को एक ही चीज रोकती थी, वो था मटेरियल। लोगों के पास क्या नहीं था? सिक्के बनाने के लिए मटेरियल नहीं था, और सुल्तान ने यह काम आसान कर दिया। सुल्तान ने कॉपर के जो कॉइन्स थे वो इंट्रोड्यूस कर दिए। अब लोगों के पास में उस वक्त क्या था कि लोगों के पास में तांबा, पीतल या फिर मिट्टी के ही बर्तन हुआ करते थे। तो लोगों ने क्या किया, अपने घर में कॉपर्स जो बर्तन थे, कॉपर के बर्तन थे, उनको पिघला पिघला कर सिक्के बनाना स्टार्ट कर दिया। और इस पे जो ये प्रिंट था, ये तो करना आसान था ही, ठीक है। इससे क्या हुआ, मार्केट में खूब फेक कॉइन्स आने लगे, मार्केट में खूब फेक कॉइन्स आने लगे, ठीक है। और लोग इसको इजीली बना रहे थे, खुद ही सुल्तान बने हुए बैठे थे और इजीली अपने घर में इसको बना रहे थे। करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। अगर पैसा ज्यादा आएगा मार्केट में, लोग बना रहे हैं नकली कॉइन्स, तो इससे क्या होगा, जो करेंसी की वैल्यू है मार्केट में वो कम हो गई, वो खत्म हो गई, एक तरीके से वो क्या हो गई, खत्म हो गई। फिर था मर्चेंट्स रिफ्यूज्ड इट। अब क्या कहा, जो बाहर के व्यापारी थे, बाहर के जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो उस वक्त क्या होता था, हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज जो ये करेंसी, ऐसा तो कुछ सिस्टम था नहीं उस वक्त। उस वक्त तो क्या होगा कि आप सामान देंगे या लेंगे तो सिल्वर और गोल्ड में ही हुआ करता था ओनली। तो वो कॉपर लेने, कॉपर के कॉइन लेने से मना कर रहे थे कि हम नहीं लेंगे, रिफ्यूज कर रहे थे वो, ठीक है। फिर था ट्रेडिंग कोलैप्स्ड। अब जो लोकल व्यापारी थे, अब फेक कॉइन्स की वजह से लोकल व्यापारी ने क्या कहा कि भाई मैं तुमसे ये जो कॉपर के कॉइन है ये सिल्वर मान के इसके बदले क्यों लूं, ठीक है। उन्होंने भी मना कर दिया, तो ट्रेड, व्यापार, सब कुछ बंद हो गया। इससे क्या हुआ, राजकोष खाली होने लगा, टैक्स नहीं आ रहा है, राजकोष खाली होने लगा। और जब ये फेक कॉइन्स, जो भी ये फेक कॉइन बन रहे थे और इनकी वजह से ये चीजें हो रही थी, उस वक्त क्या हुआ, लोगों ने वापस बाटर बाटर सिस्टम स्टार्ट कर दिया। बाटर सिस्टम क्या होता है, मैं समझाते हैं। बाटर सिस्टम ये होता है कि अगर आपको एक बकरी चाहिए, एक बकरी चाहिए, गॉड चाहिए, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, 100 चपाती देनी पड़ेगी। ये था बाटर सिस्टम, ये एग्जांपल है बाटर सिस्टम का। तो लोगों ने वो स्टार्ट कर दिया। अब राजकोष में ना तो टैक्स आ रहा है, पैसा भी नहीं आ रहा है, ठीक है, राजकोष तो वही खाली का खाली। अब करे क्या, तो सुल्तान ने ये डिसीजन लिया। अब क्या करे, तो सुल्तान ने ये डिसीजन लिया, ठीक है। तो सुल्तान ने ये डिसीजन लिया कि हम क्या करते हैं, सिल्वर कॉइन को, आपके जो, हम क्या करते हैं, जो आपके कॉपर के कॉइन्स हैं, ठीक है, उनके बदले हम क्या करेंगे, आपको सिल्वर के कॉइन देंगे। मतलब आपने अगर उनको 100 कॉपर कॉइन्स दिए, तो इनके बदले वो क्या करेंगे, आपको 100 सिल्वर के कॉइन देंगे। अब इस डैमेज को वापस सही करने का तरीका उन्होंने ये सोचा, ठीक है। अब मान लीजिए अपने नोटबंदी हुई थी। अब नोटबंदी में क्या था कि अपन क्या कर रहे थे कि बैंक में जाके 500 के नोट, जो भी अपने 1000 के नोट है, अपन जमा करवा रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, अब अपने ऑनलाइन अकाउंट में डाल रहे थे, और हम बाद में जाके उसको निकाल लेते थे। लेकिन उस वक्त बैंकिंग का तो कोई सिस्टम था नहीं, तो उनको जो कॉइन्स थे वो हाथों हाथ देने पड़ रहे थे। आप 100 घर से, आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने घर में बर्तन पिघलाए हैं, कॉइन बनाए हैं, उस पर मोहर लगाई है,
ठीक है, और राजा के पास ले आए हैं, और राजा उनके बदले जितने कॉइन्स है उनके बदले आपको क्या दे रहे हैं, सिल्वर के कॉइन दे रहे हैं, ठीक है। इससे भी काफी, अब इस चीजों से क्या हुआ, जो राजकोष था वो पूरी तरह लगभग खाली हो चुका था, इनका खजाना था सुल्तान का वो लगभग खाली हो चुका था। लेकिन अब सुल्तान सोच रहे थे कि ये सब तो हो गया है, लेकिन अब इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, अब इसकी भरपाई कैसे करें, ठीक है, राजकोष तो पूरा खाली हो गया है। तो फिर एक इनोवेटिव आइडिया आया उनके दिमाग में, और उन्होंने कहा हम टैक्स लगाएंगे, और कितना, 10 गुना लगाएंगे। आप समझिए, और ये सोचा क्यों, उस वक्त गंगा और यमुना के बीच में द्वैब, क्या, द्वाब, द्वाब, ठीक है, द्वाब का मतलब होता है दो का मतलब होता है दो, और आप का मतलब होता है रिवर, दो रिवर के बीच में। यहाँ पे काफी उपजाऊ जमीन थी, फर्टाइल लैंड थी, और खेती काफी हुआ करती थी यहाँ पे। तो फिर सुल्तान ने सोचा अगर खेती हो रही है, फर्टाइल लैंड है, इतनी खेती हो रही है, तो टैक्स बढ़ाया जाए। अपने जो राजकोष जो हमने खाली कर दिया है अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, ठीक है, तो उसको वापस तो भरना पड़ेगा, और अगर राजकोष भरेगा तभी तो हम मिलिट्री वगैरह पे पैसा खर्च कर पाएंगे, ठीक है, अपना एम्पायर बढ़ा पाएंगे, ये चीजें थी। तो उसने क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिया, उसका रीजन तो ये था, ठीक है, जिससे क्या होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, टैक्स ज्यादा आएगा, ठीक है, और बढ़ाया लगभग हिस्ट्री सोर्सेज के अकॉर्डिंग उसने 10 गुना टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन जो टैक्स का कलेक्शन था ये काफी हार्श था, मेथड काफी हार्श था, या तो आप टैक्स दो या फिर आप डंडे खाओ, आपको टैक्स देना ही देना है, और नहीं दोगे तो आपको दंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन उस वक्त जब ये टैक्स इन्होंने इम्पोज किया था, उस वक्त अकाल पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई, खेती ही नहीं हुई, जो खेती हुई वो नष्ट हो गई, ठीक है। तो अब लोगों के पास में, किसानों के पास में खुद के खाने के लिए ही अनाज नहीं है, तो वो टैक्स तो कहां से देंगे, फिर भी उनसे टैक्स वसूला जा रहा था, वो देंगे कहां से। अब ना जब सुल्तान को ये चीजें रियलाइज हुई कि भाई ये चीजें ऐसी हो रही है, अब क्या करें, अब कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, और जो ये जमीन है, अब किसानों के पास तो खाने के लिए अनाज नहीं है, तो बोएंगे भी, बोने के लिए भी थोड़ा बहुत अनाज चाहिए होगा, तो करे क्या, ठीक है, अब अकाल भी पड़ गया। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एग्रीकल्चर रिफॉर्म बना लॉन्च किया जाए। तब तुगलक ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म पॉलिसी लॉन्च की थी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म पॉलिसी लॉन्च की थी, ठीक है। आइडिया तो काफी अच्छा था इसका, जिससे लोगों का भला भी हो। इसमें क्या था, क्या ना, जो किसान है उनको खाने के लिए क्या खाना भी दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, इसमें आपको क्या दिया जाएगा, खेती के लिए लोन्स दिए जाएंगे। अब आप सोचिए कि आज जो अपने रिफॉर्म्स होते हैं, पॉलिसीज होती है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आज भी उसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है, आज भी जो उनकी हक की चीजें उन तक नहीं पहुंच पाती पूरी तरह। तो क्या उस वक्त ये पॉसिबल था, उस वक्त भी तो करप्शन था, भ्रष्टाचार था। तो उस टाइम क्या हुआ, करप्ट कलेक्टर्स, जो अधिकारी थे बड़े बड़े, उन्होंने वो पैसे खुद ही रख लिए, किसानों को दिए ही नहीं, और जितना किसानों के पास पहुंचा, कुछ लोन अगर किसानों के पास पहुंचा भी था, तो अगर उन्होंने बीज डाले तो खेती बर्बाद हो गई, अकाल तो पड़ा हुआ था, ठीक है, तो वो जो टैक्स था वो वापस दे ही नहीं पाए, अपना कर्जा उतार ही नहीं पाए, अपना कर्जा उतार ही नहीं पाए, ठीक है। ड्रॉट और फेमिन, मतलब इसका है, मतलब होता है आपको सूखा, सूखा पड़ गया था, और क्या पड़ गया था, अकाल, सूखा और अकाल पड़ गया था, ठीक है। रिजल्ट ये था, एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गया, अब खेती लोग कर ही नहीं रहे, क्या है, लोग खेती ही नहीं कर रहे हैं। अब खेती करने से फायदा क्या, अगर आप खेती करो, थोड़ी बहुत जो खेती हो रही है वो टैक्स किसको देना पड़ रहा है, सुल्तान को, तो उनके पास बचा क्या, उनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है,
ठीक है। लोग तो पहले ही वहां से, अगर सुल्तान के जो टैक्स कलेक्शन के विरोधी थे इतना, तो वो वैसे भी पहले जा रहे थे छोड़ छोड़ के, वहां से माइग्रेट हो रहे थे। ठीक है। उसके बाद जितने जो किसानों को लोन मिला, उन्होंने खेती की, वो भी खेती सफल नहीं रही। ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो था वो पूरी तरह क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, खेती हो ही नहीं रही थी, लोगों ने करनी बंद कर दिया काल की वजह से। ठीक है। रेवेन्यू कोलैप्स, टैक्स नहीं आ रहा है, राजकोष खाली वापस, और फार्मर्स रिवॉल्ट, जो किसान थे वो विद्रोह करने लगे। उनको ये डिसीजन तो जो था राजा का, वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। ठीक है। तो एक ये रीजन भी था। अब क्या था कि इतनी चीजें जब हो गई, भाई सुल्तान का जो आइडिया था वो काफी अच्छा था एग्रीकल्चर रिफॉर्म का, क्या एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाएंगे, खेती वापस होगी। ठीक है। लोग वापस अपने क्या जो खेती करेंगे, लेकिन लोगों को अनाज मिलेगा। लेकिन एक भ्रष्टाचार के जो अधिकारी, भ्रष्टाचारी अधिकारी थे, उन्होंने अपनी जेबें भरी, उन तक पहुंचना ही नहीं दिया। दूसरा ये था, जो पहुंचा उससे खेती हो भी नहीं पाई, वो भी नष्ट हो गई। ठीक है ना, वो कर्जा उतार पाए। अब राजकोष तो फिर से खाली। लेकिन सुल्तान के अभी सपने बहुत थे, अभी वो रुके नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई नहीं, होता रहता है, राजकोष तो फिर से बढ़ जाएगा, कुछ तो करें। और तो उनका एक सपना था कि अपना जो एम्पायर है उसको फैलाया जाए, बहुत बढ़ाया जाए। और कहाँ से, दिल्ली से हिमालय पार तक, कहाँ से, दिल्ली से हिमालय पार तक अपने एम्पायर को बढ़ाया जाए, ये उनका सपना था। सपने तो बहुत बड़े थे उनके। ठीक है। तो हुआ है कुछ ऐसा कि उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं, गढ़वाल और कुमाऊं जो ना जगह है, जो पहाड़ियां है, उनको जीता जाए, उनको क्या किया जाए, जीता जाए। ठीक है। तो इससे रीजन क्या था, रीजन काफी थे इनके। एक तो था बॉर्डर सिक्योर, अपना जो बॉर्डर है वो क्या होगा, सिक्योर होगा। मतलब ये थी सारी, ये रीजन था जो जीता जाए, जिससे क्या होगा, बॉर्डर जो होगा अपना वो सिक्योर होगा। एक तो बॉर्डर सिक्योर होगा, दूसरा ये था जो अपना एम्पायर है वो चाइना तक फैलेगा, मतलब चाइना के एरिया के अंदर तक हम फैलाएंगे, उनकी ये सोच थी। ठीक है। तो इन चीज़ों के कारण उन्होंने क्या किया, एक मैसिव आर्मी, मतलब बहुत बड़ी आर्मी, 80,000 लगभग, बहुत बड़ी आर्मी लगभग 80,000 की उन्होंने तैयार की, और इस रीजन में भेज दी। ठीक है। और साथ ही 1 साल की उनको सैलरी भी दी कि एडवांस ले जाओ, एडवांस ले जाओ सैलरी, और इसको जीत के आओ। अब यही इसने गलती कर दी। अब देखिए, अगर एक नॉर्थ इंडियन जो सोल्जर होते हैं, वो उन्होंने जो फाइट की है वो मैदानी एरिया में की है, प्लेन एरिया में की है। क्या उनको पर्वत पे क्या होता है, ठंड कैसी होती है, ठीक है, चढ़ाई कैसी होती है, वहां पे हम घोड़े लेके कैसे जाएंगे, अपनी बैलगाड़ी लेके कैसे जाएंगे, वहां फाइट कैसे करेंगे, इनकी कोई आइडिया नहीं था। क्योंकि उनके जो सोल्जर्स थे, उन्होंने जो पहाड़ थे या तो पेंटिंग में देखे थे या फिर मैप में देखे थे, रियल में उन्होंने नहीं देखे थे। रियल में उनकी डिफिकल्टीज क्या होती है उनको पता ही नहीं थी। कैसे, अगर हम प्लेन में अगर वो युद्ध लड़ते हैं तो होता ये है कि यहाँ पे क्या होती है, इन्फेंट्री और एलिफेंट्स। ठीक है। और पास में क्या होते हैं, घोड़सवार होते हैं, जो इस तरफ से एनिमी को, ये तो बीच में होते हैं, और ये इस तरफ से क्या करते हैं, एनिमी को घेर लेते हैं, एनिमी को इस तरफ दोनों तरफ से घेर लेते हैं। आपको रियल फोटो बताते हैं इनकी थोड़ी। जैसे ये देखिए, ये घोड़सवार है, ठीक है, ये बीच में पैदल है ना सैनिक है, और ये क्या है, एलिफेंट्स पे सैनिक है। ठीक है। तो इस तरह से युद्ध लड़ा जाता था। लेकिन क्या इस तरह से युद्ध पहाड़ पे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप हाथी घोड़े लेके कैसे चढ़ोगे पहाड़ पे। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि नो एक्सपीरियंस इन माउंटेन वॉर्स, माउंटेन वॉर्स का उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, बस चल दिए। ठीक है। अब वहां पे खड़ी घाटियां होती है, वहां पे लैंडस्लाइड्स होते हैं, खड़ी घाटियां होती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं, उनको आइडिया ही नहीं था। ठीक है। और जो पहाड़ के जो पासेस होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, बहुत नैरो होते हैं,
ठीक है, बहुत पतले नैरो होते हैं, मैदानी एरिया की तरह वो बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें फाइट कैसे करोगे, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था इनको। अब एक्सपीरियंस नहीं था, आप अगर कोई भी अपना जो खाना वगैरह है आप ऊपर लेके कैसे जाओगे, आपसे पैदल ही नहीं चढ़ा जा रहा, घोड़ा लेके जाने की तो दूर की बात है। जिससे क्या हुआ, सप्लाई लाइंस ब्लॉक्ड हो गई, खाना, कपड़े, ठीक है, जो वो गर्म कपड़े लेके आए थे, खाना लेके आए थे, अब वो कैसे ले जाए ऊपर, वो ले जा ही नहीं पा रहे हैं। वो तो ना जो आप लेके आए हो बैलगाड़ी वगैरह उस पे ही है सारा सामान, तो वो आप ले जा ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, फिर ब्रूटल क्लाइमेट, मतलब उस टाइम रेन हुई, लैंडस्लाइड्स हुए, ठंड बहुत होती है पहाड़ों पे, क्या होती है ठंड, उनको ये आइडिया नहीं था पहाड़ों पे कितनी ठंड होती है, ठंड होती थी इस टाइम। और इन सब से क्या हुआ, डिजीज आउटब्रेक, मतलब बीमारी फैली, समझाते हैं, प्लेग की। ठीक है, प्लेग की बीमारी फैली थी सोल्जर्स में। ये जो प्लेग की बीमारी होती है, ये होती है, ये संक्रमण बीमारी होती है जो एक से दूसरे में फैलती है। जैसे कोविड था, अपना जो कोविड था वो एक से दूसरे में फैलता था, उसी तरह ये बीमारी थी एक ये। फिर था स्ट्रॉन्ग लोकल रेजिस्टेंस। अब वहाँ के जो लोकल राजा थे उनको तो उन खड़ी पहाड़ियों पे चढ़ना, लैंडस्लाइड हो रही है उसमें भी युद्ध लड़ना, ठीक है, ठंड को बर्दाश्त करना, वो हैबिचुअल थे। लेकिन ये नॉर्थ इंडियन जो अपने सोल्जर्स थे वो चीजों के लिए हैबिचुअल नहीं थे। एक ये रीजन था इसके फेलियर का। अब इन सब कारणों से क्या हुआ, जो हिस्ट्री सोर्सेज के अकॉर्डिंग देखे तो इन सब कारणों से क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ जो सोल्जर्स थे वो मर गए, वो क्या गए हैं, डेड, मर चुके थे, और कुछ ही लोग वापस आए थे। अब मान लीजिए कुछ ही लोग वापस आए थे। इन सब कारणों से क्या हुआ कि जो इतिहासकार है, जो हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री में हमने इसको याद रखा, एज अ मैन who think like a genius but executed like a disaster। सोच तो बहुत अच्छी थी लेकिन जमीनी प्रैक्टिकली नॉलेज उसको नहीं था। लेकिन एक बात तो सच है, तुगलक बेवकूफ नहीं था, बस थोड़ा ओवर स्मार्ट था। बेवकूफ नहीं था, बस क्या था, थोड़ा ओवर स्मार्ट था। उसका विजन तो काफी अच्छा था लेकिन वो रियलिटी से काफी दूर था। तो आज में ये लाइफ लेसन मिलता है हमें, जो रूलर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो किताबी ज्ञान होने से ही कुछ नहीं होता है, आपको उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, तो डू नॉट ड्रीम लाइक अ तुगलक, तुगलक की तरह ख्वाबी पुलाव मत पकाइए। एग्जीक्यूट लाइक अ चाणक्य, उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कीजिए, उस पर काम कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कोई न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। आप भी कमेंट कीजिएगा और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि आपको अगले और कौन से टॉपिक के बारे में जानना है। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।